एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत करनी शुरू करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ एक साथ जो है ना तमाम विषयों पे डिटेल में बातचीत करके। सर, अंशुल सर से शुरू करना चाहेंगे। अंशुल सर, पहला सवाल जो आएगा वो यही आएगा कि ओएमसीज में अभी क्या करें। मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा आप फटाफट इसको ज़रा देखें और बताइए क्या अभी दूरी बना लेनी चाहिए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे शेयरों में, क्या इस समय सलाह आपकी तरफ से आ रही है? सर देखिए, आईओसी स्पेसिफिकली हम एचपीसीएल बीपीसीएल बहुत कवर नहीं करते, हम आईओसी में ही हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। 179 पे जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 128 रुपए बाई वाला, 179 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तब से हम बैठे हैं कि बुलिश एविडेंस बने तब बाई करना है। तब से लेके अभी तक कोई भी बुलिश एविडेंस नहीं बना है, तो जब तक नहीं बनता है तब तक हम बाई नहीं करेंगे। तो जैसा रचित कह रहा है वही चीज मैं दूसरे शब्दों में रिपीट कर दे रहा हूं। वो कह रहा है बॉटम फिशिंग नहीं करना है, मैं कह रहा हूं कि जब तक बुलिश एविडेंस ना बने तब तक बाई नहीं करना है। तो इन शॉर्ट शब्द अलग है, बात एक ही है कि जब तक बुलिश एविडेंस बनने दीजिए, चार्ट को बताने दीजिए कि बाई बन रहा है, तब बाई कीजिएगा। इमीडिएट सपोर्ट 146 के आसपास था, वहां पे नहीं बुलिश एविडेंस बना। अगला इमीडिएट सपोर्ट 130 रुपए 70 पैसे है जहां पे खड़ा है, लेकिन जिस कैंडल के साथ आया है इस कैंडल पे अगर आज डे हाई पे जाके क्लोज किया तो बुलिश एविडेंस बनेगा, जिसकी अभी संभावना लगभग ना के बराबर दिख रही है। तो अगला मेजर सपोर्ट 50 मंथ मूविंग एवरेज 119 120 रुपए के आसपास है, वहां पे बुलिश एविडेंस बनेगा तो बाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी कोई भी बाइंग का एविडेंस नहीं है, तो हम अवॉइड के मोड में ही रहेंगे। अवॉइड करना है, इस बात से सहमत हैं आप? क्योंकि फंडामेंटल अभी जो स्थितियां बन रही है रचित सर, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं क्रूड को लेकर के जो नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। दूसरा, एक दर्शक हमारे जो हैं फैज़ खान साहब, उन्होंने धनराशि भेजी है और वो कह रहे हैं शुगर स्टॉक बाय करने का ठीक टाइम कब होगा? क्या ये सही टाइम है भी या नहीं टाइम है, या अवॉइड लिस्ट में ही रखना चाहिए? क्योंकि एक साइक्लिकल बिजनेस है, बीच बीच में रैली आती है, फिर कब तक ठंडे पड़े रहेंगे शुगर स्टॉक से कहना थोड़ा मुश्किल है। तो फैज साहब को भी जवाब दे दीजिए और एक बहुत छोटी टिप्पणी सर ओएमसीज पर। सर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इंडियन क्रूड बास्केट $82 के ऊपर जब सस्टेन करता है तो पेन पॉइंट बढ़ जाता है। इस कैलकुलेशन को अगर हम समझें तो ऑलरेडी हमारा पेन पॉइंट बढ़ा हुआ है। 29 अप्रैल तक सरकार वैसे भी आपको देखिएगा कि रिटेल सेल्स में प्राइस नहीं बढ़ने देगी, उसके भी ऑब्वियस रीजंस हैं, हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं। 29 अप्रैल के बाद तो क्रूड एलपीजी की प्राइसेस जो होंगी वो होंगी, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, वो एक अलग बात हो गई। बट इन रियल सेंस क्या हो रहा है सर, अभी इनका पेन पॉइंट आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा, दूरी बना के रखनी है, कुछ भी बाइंग नहीं करनी है, और लोअर लेवल्स पे भी हम आपके चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे, तब बाइंग करिएगा। शुगर के लिए सर, जब हम ट्यूसडे को जुड़े थे तब भी यही बात कही थी, अभी भी ये बात कहूंगा, सिक्लिकल बिजनेस है, पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। दो इंटरनेशनल मार्केट में शुगर प्राइसेस बढ़ भी जाए, किल्लत हो जाए शुगर की, ब्राजील के साइड से भी कुछ भी हो जाए, बट गवर्नमेंट अभी आपको फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए शुगर प्राइसेस नहीं बढ़ाने देगी। हायर लेवल पे शुगर स्टॉक से भी निकलना ही एक समझदारी है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम भी हमारे साथ जुड़ गई है। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मार्केट पे व्यू आपका बाद में लिया जाएगा मैम, हाँ बाद में लेंगे। अभी तुरंत शुरू किया, आज थोड़ा सी लंबी बाजार पे और ट्रम्प साहब पे चर्चा हो गई, तो फटाफट जो है स्टॉक से बातचीत करते हैं। संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं एआई से बालों की नई डिज़ाइन कटवाने वाले विपुल जी, बेबाक विश्लेषण अंशुल जी, मुस्कान के स्वामी रचित जी, आपको जय मां नर्मदे। विपुल जी, मुझे केवल और केवल ये बताइए कि एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए या जो है नहीं, केवल हाँ या ना में नहीं में आदेश दे दीजिए। तो अंबाला मैम, आप ही लीजिए इस सवाल को। एचडीएफसी बैंक को लेकर के हर रोज़ जो है काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, क्या एचडीएफसी बैंक, अच्छा लेकिन एचडीएफसी बैंक तो आपके पास शायद है ना, आप नहीं बोल सकती हैं। हाँ, अभी भी याद आ गया, चलिए कोई बात नहीं। रिलायंस बोल सकती हैं? यस। हाँ, तो रिलायंस पे बोलिए मैम। एक हमारे दर्शक ने कह रहे हैं कि हमने बेच दिया है, क्या ये 1200 के आसपास आएगा, क्या वहाँ पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं? और रिलायंस पे मेरा भी सवाल था तो कि अभी क्या बाजार के दिग्गजों पे भरोसा करना चाहिए या किन लेवल्स पे जाकर के रिलायंस पे एंट्री लेनी चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? दिग्गजों पे अभी भरोसा पूरा का पूरा मत करिए अभी रिलायंस की। और अभी रिलायंस में थोड़ी सी गिरावट है और उस गिरावट में ऐड करने की कोशिश करिएगा। डिस्काउंट मिलेगा उसको खरीदिए, और वो डिस्काउंट आपको एनीवेज 1150 मिनिमम
और अपर लेयर पर अगर आप बात करें तो 1230 अभी भी आ रहा है, और अभी जब हम दोबारा ये बात कर रहे हैं तो 1330 के पास में है। धीरे धीरे खरीद लीजिए और आएगा, बस इतना ही बोल सकती हूँ कि आएगा, तो थोड़ा तसल्ली रखो अगर एवरेज करने का प्लान कर रहे हो। दिस इज नॉट समथिंग, ये 1330 इज नॉट समथिंग जहां पर एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर बिल्कुल नहीं है तो भी रुको, एवरेज करना है तो भी रुको। नई एंट्री करना है तो भी रुको, अभी नई खरीदारी नहीं करनी है, ये कह रही है ना आप? हाँ जी। और विपुल हाँ। जी, कल मैंने शायराना शब्दों में बोल जरूर दिया था, लेकिन उस बात की महत्ता आई होप कि सब समझ गए थे। इतने जख्म दिए हैं जालिम ने, इतने जख्म दिए हैं जालिम ने कि अब उसके मरहम का भी कुछ एतबार नहीं होता। तो वाह कल जब ये वाह वाह। सवाल पूछा जा रहा था, कल पूछा, मैंने कल भी यही बात बोली थी स्टार्टिंग में, कल की ये जो डिफेंस ये सब इन सेक्टर्स में अभी बाय कर सकते हैं क्या, आई जस्ट सेड कि थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये जो पर्सन है जिसकी तरफ से बातें आ रही है, यू कांट रिलाई। आप ब्लैक एंड व्हाइट जब पेपर पर चीजें हो जाए तो विश्वास कर सकते हैं, बाकी मुखों की ये जो शब्द हैं, ये तो तीर हैं मुंह से निकल रहे हैं, और उसका ऊपर मार्केट का रिएक्शन खराब पड़ रहा है। तो ये ऐसी चीज नहीं है जहां पर सिर्फ मुंह से बातें निकली हम विश्वास कर लें, पेपर पर चाहिए चीजें। तो अभी मार्केट में प्रेशर है, जस्ट कंटिन्यू विद इट। ठीक, ये है कि मतलब हमारे एक्सपर्ट जो है ना वो भी हमारे व्यूअर की तरह स्मार्ट हैं। अंबाला मैम से जैसे मैंने कहा कि आपका मार्केट पे व्यू नहीं लेंगे, उन्होंने एक शेयर मारा और अपना मार्केट पे व्यू दे दिया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। लेकिन HDFC बैंक पे रजित सर आप बोल दीजिए, और अंशुल सर आपके लिए धनराशि एक दर्शक ने भेजी है मैनकाइंड फ्यूचर को लेकर के, जानना चाह रहे हैं कि 2007 में कल मैंने बाय किया था टारगेट स्टॉप लॉस, तो मैनकाइंड पे आपका व्यू जानना चाहेंगे अंशुल सर। लेकिन रशीद सर पहले आप, हमारा में कुछ ऐड कर रही थी आप, क्योंकि मुंबई में थोड़ा सा एक स्क्रीन से हम ये टॉकबैक से ही आवाज़ आप लोगों की आती है, तो एक साथ दो लोग बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। आप कुछ कह रही थी 10 सेकंड में, सिर्फ क्या बोल रही थी आप? जी। मार्केट में प्रेशर है, उसको समझदारी से हैंडल करो, बस इतना। अच्छा अच्छा, हाँ बस बस ठीक है जी। रशीद सर। सर मुझे हंसी इस बात पे आई कि ये जो शेर था जो अम्बाला मैम ने बोला, वो देखिए अम्बाला मैम के श्रीमुख से निकला रहा है तो थोड़ा समझ में भी आ रहा है। अब मेरी जैसे शक्ल का आदमी अगर ये बात बोल दे कि इतने जख्म दिए हैं जालिम ने, तो लोग बोलेंगे भाई खुद की शक्ल ऐसी है, अब तेरे को कौन सा जालिम मिल गया, ये देखने वाली बात है। तो सर मुझे उस पे हंसी आ रही थी कि देखिए कितनी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर मैं ये बात बोलता तो लोग ढूंढने निकल जाते कि किस आदमी की बात हो रही है। चलिए वाह जो वाह। मगर सर HDFC बैंक के लिए 900 रुपए के लेवल से मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, दूरी बना के रखिए। पेन पॉइंट पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री में है। 648 रुपए आएगा तब हम रिविजिट करेंगे कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि बैंकिंग का पेन पॉइंट कहां तक आपको ट्रैक होता हुआ दिखेगा। अभी दूर रहें। किसी भी कल जैसे डेड कैट बाउंस में अगर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एनकैश करने की कोशिश करें। फ्रेश एंट्री के लिए अभी कोई गुंजाइश नहीं है ना सर? अभी सर 648 पे आएगा तो एक बार अपन रिविजिट करना है कि नहीं। ठीक। चलिए मैनकाइंड के बारे में सर 2007 में हमारे दर्शक ने लिया हुआ है, कल बाय किया हुआ है, टारगेट स्टॉप लॉस। अंशुल सर से प्लीज मेरा सवाल ले लीजिए, ये उन्होंने कहा है तो आप ही जवाब दीजिए इसका सर। सर देखिए, मैनकाइंड फार्मा के पहले एक चीज छोटी सी कवर कर देता हूं, जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कमेंट्स के माध्यम से, वो क्लियर हो जाएगी। अभी रचित ने एक चीज कहा कि शुगर स्टॉक्स को रैलीज पे बेचना ही है, कमजोर लग रहे हैं। हमने परसों के सेशन में डालमिया शुगर 352 रुपए में लिया, 400 रुपए में बेच दिया है। मैं ट्रेडर हूं, मेरे को एक लॉन्ग की छोटी अपॉर्चुनिटी दिखी, मैं घुसा, मैं निकल गया, मैंने प्रॉफिट कमा ली, मैं बाहर हो गया। रचित का व्यू क्या है कि ऊपरी स्तर पे बेचना है, नीचे ही उनको आना है। तो जो ऊपरी स्तर पे बेचना है, उस ऊपरी स्तर पे जाने में मेरे को लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने प्ले कर लिया। तो आप जब हम दोनों को सुन रहे हैं ना, तो पहले अपना दिमाग क्लियर रखिए कि आप ट्रेडर हैं तो मुझे सुनिए, 352 से 400 में लॉन्ग ट्रेड करके खाली होइए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रचित को सुनिए, 400 रुपए पे निकलिए, वो 250 आ जाए, 200 आ जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरे को एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी 350 से 400 मिली, मैं खेला और बाहर होके मैं भूल गया उसको। मैं 3 दिन से भूल चुका कि डालमिया शुगर नाम का कोई शेयर भी है। फिर से जब स्कैनर में आएगा वॉल्यूम के साथ, फिर मुझे याद आ जाएगा कि डालमिया शुगर है। तो कमेंट में जब आप लिखते हैं ना कि एक बुलिश एक बेरिश है, तो वो इन्वेस्टर है, वो आपको 6 महीने 1 साल के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा है। मैं ट्रेडर हूं, मैं आपको तुरंत झपट्टा मार के शिकार करने की बात कर रहा हूं। तो मुझे सुन के आप इन्वेस्ट करेंगे
और रचित को सुन के आप ट्रेड करेंगे, हम दोनों पैसा कमा के निकल जाएंगे, आप जरूर मर जाएंगे। तो सुनिए उसको जिसके साथ आपकी मानसिकता मैच करती है। ना रचित गलत जाएगा, ना मैं गलत जाऊंगा, हम दोनों अपने अपने स्तर पे जहां गलत भी होंगे पैसा कम खोएंगे, जहां सही होंगे ज्यादा पैसा कमा लेंगे, नेट नेट 50% सही होके भी प्रॉफिट में निकल जाएंगे। मगर आप एक को सुन के दूसरे के स्टाइल से ट्रेड करेंगे तो जरूर मर जाएंगे। अब आइए मैनकाइंड पे जहां सवाल है, मैनकाइंड में कल परसों और 3 दिन से 10 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हो रहा है। सपोर्ट 1986 था, वो टूटा है, तो इमीडिएटली अगला सपोर्ट 1912 है, यहां तक आ सकता है। 1912 1890 ये डेली और वीकली दोनों चार्ट पे बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर किसी तरह का बुलिश एविडेंस मिला तो एक बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश करेंगे, नहीं मिला तो अवॉइड कर देंगे। और मैं मैनकाइंड फार्मा और नेटको फार्मा दो में ही इंटरेस्टेड होता हूं। जब भी बुलिश एविडेंस या कोई भी बाउंस बैक बनता है मैं इन्हीं में लॉन्ग प्ले करता हूं, और जब मुझे फार्मा में शॉर्ट प्ले करना होता है तो सिप्ला, फार्मा, लुपिन में प्ले करता हूं। तो अभी कोई एविडेंस बन नहीं रहा है, जब बनेगा तो बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश करेंगे। वो जोन है 1910 से लेके 1880 की। ठीक है, ये बात। और जिन्होंने 2007 पे लिया वो क्या करें सर, जो कि सवाल उनका ये था। अब तो सर देखिए इतना नीचे तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, तो फिलहाल 1880 1910 की जोन में कहीं बुलिश एविडेंस दिखता है, वहां पे किसी तरह का लॉन्ग ट्रेड बनेगा तो एवरेज करने की कोशिश करना चाहिए। बट फिलहाल के लिए हाथ रोकिए, 1910 1880 की जोन का वेट कीजिए। चलिए ठीक है, अभी हाथ रोकिए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। एक स्टॉक जिस पर लगातार बीते 4-5 दिन से लगातार सवाल आ रहे हैं, अब थोड़ा सा फास्ट रखेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, और वो है JSW इंफ्रा। कल भी हम लोगों ने पूछा था, आज भी पूछ रहे हैं। रजित सर आपका नंबर है, जिस क्षेत्र की ये कंपनी है, जब भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन पे थोड़ा सा पोर्ट कारोबार पे काफ़ी असर पड़ता है, 2.25% नीचे आज कामकाज करता हुआ JSW इंफ्रा का शेयर, किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए, और जिनकी पुरानी पोजीशंस है हायर लेवल पे उनको क्या करना चाहिए, क्या अपने लॉसेस को बुक करें या अभी वेट करें? 3.5% अब नीचे हो गया है। देखिए सर, क्लियर केस है कि इसको आप अगर लेवल पूछे कहाँ कंफर्टेबल होंगे तो ये अराउंड 206 रुपये आएगा, तब हम देखेंगे कि इसमें करना क्या चाहिए। उस टाइम भी हम ये नहीं बोलेंगे बाइंग, हम पूरी सिचुएशन को देख के एडवाइस करेंगे। और जिनके पास है, किसी भी कल जैसा आपको एक बाउंस दिखा वैसा बाउंस दिखता है 268, 270, 264 जो लेवल दिखता है, एक बार अपनी पोजीशन बुक करिए अगर आपने ट्रेडिंग बैठ ली है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, क्योंकि मैं सर पहले भी ट्यूसडे को एक बात कह चुका हूं, आज भी एक बात रिआइटरेट करूंगा। जब रिकवरी आएगी यू शेप नहीं आएगी, रिकवरी वी शेप आएगी, तो लॉन्ग और मीडियम टर्म इन्वेस्टर इन बातों को सुन के एग्जिट ना करें, क्योंकि वो जो रिकवरी आएगी आप खरीद नहीं पाएंगे। जब तो ये है कि जो अच्छे शेयर हैं उसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो आप एग्जिट ना करें, मौका मिलेगा तो एवरेजिंग के लिए बताया जाएगा, और बाकी आप बने रहिए। तेज़ रिकवरी की उम्मीदें हैं जब भी बाजार में रिकवरी आएगी। इसी सेक्टर की अगली कंपनी अदानी पोर्ट्स। अंबाला मैम आप देखिए ज़रा, अदानी पोर्ट्स में इंफ्रा के मुकाबले गतिविधि तेज होती है, तेजी से ऊपर जाता है, तेजी से नीचे आता है अदानी समूह। अदानी पोर्ट पे भरोसा, चूंकि सबसे बड़ा इस क्षेत्र की सब नंबर 1 कंपनी है, क्या करना चाहिए, और आप कंफर्टेबल हैं 1300 1350 के लिए आसपास? फ्रेश बाय के लिए बिल्कुल नहीं विपुल जी, और बहुत आसानी से इसमें मतलब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ समय की बात है। 1150 के आसपास ही आने वाला है एक बार। बट ये डिपेंडेंसी इसकी इस बात पर है कि ये जो करंट सिचुएशन है ये कितने दिन तक और लिंगर ऑन होती है, कितने दिनों तक और एक्सटेंड होती है, सब्जेक्ट टू दैट। अगर सब बोल दे कि हम आज ही गिव अप कर रहे हैं और आज ही हम ऑन पेपर सब चीजें सेटल कर रहे हैं, नो वॉर, आगे बिल्कुल नहीं, तो चीजें बिल्कुल नहीं खराब होंगी यहाँ से। लेकिन अगर ये चीज आज के रेट में नहीं हो रही है तो चीजें खराब अभी भी एक्सटेंशन जाएगी। सो सेइंग दैट 1150 इज समथिंग जहां पर बिल्कुल फ्रेश बाय कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1350 के आसपास नो फ्रेश एडिशंस और नो फ्रेश बाय। जो है बने रहो, क्योंकि स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल, मैक्रो फैक्टर्स वीक है, उसकी वजह से ये चीजें आपको प्राइस में देखने के लिए मिल रही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इस बात को समझे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। करें सब बात तो ठीक है, 18 अप्रैल तक मार्केट में कोई भारी गिरावट नहीं आने वाली। मतलब गुरुदेव, कोई भारी गिरावट और क्या होगी, मतलब बाजार इतने टाइम से रिकवर नहीं हो रहा है, अभी कह रहे कोई भारी गिरावट नहीं आने वाली है, 18 अप्रैल के बाद कुछ बड़ा होगा। अरे मतलब इतने सारे लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियाँ।
हर व्यक्ति अपने आप में एक्सपर्ट बना हुआ है। जी सर, रचित सर, जी जी जी, संक्षेप में जी। सर इन्होंने 18 तारीख की डेट दी है, मैं इनको 16 तारीख की डेट देता हूँ। 16 तारीख को मार्केट कैसे बिहेव करेगा आप और हम बैठ के सब डिस्कस करेंगे। भाई साहब, अब दो ज्योतिषों की मतलब यहाँ पर युद्ध होगा। हाँ, देखते हैं किसके ग्रह नक्षत्र सही दिशा में बैठते हैं। अंशुल सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, बैंकों में अभी क्या व्यू ले रहे हैं आप, और बैंकों को लेकर के काफ़ी सारे लोग अब जो है, रचित जी भी उनमें शामिल है, निगेटिव हैं। आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्रॉस द बोर्ड। SBI जैसे शेयरों में कहाँ पर वैल्यू बाइंग की कोशिश करनी चाहिए, ये सवाल काफ़ी लोगों के रह रहे हैं। आजकल हर बड़े शेयर पे लोग यही पूछ रहे हैं, सर कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। हालांकि इसका उत्तर रचित जी की तरफ से आ गया है, आपकी तरफ से क्या होगा? SBI, कैनरा बैंक, इन दो पे अगर बैंकों पे आपका व्यू क्या है? अच्छा देखिए, वैल्यू बाइंग की सलाह तो आपको रचित या कोई फंडामेंटल वाला दे पाएगा। मैं आपको टेक्निकल ट्रेड की सलाह दे पाऊंगा। कल आपको याद होगा हमने जब लॉन्ग प्ले किया था 51,422 और लेवल से हमारा टारगेट था फॉलिंग 20 पीरियड मूविंग एवरेज 75 मिनट का चार्ट 52,000, 500 पॉइंट की 550 पॉइंट की प्रॉफिट लेके बाहर हुए। वहां से रिजेक्शन आया, हम वापस से लॉन्ग देख रहे थे 50,700 50,400 की जोन में, जिसके नीचे ही आज गैप डाउन खुले हैं और पहले 75 मिनट की कैंडल रेड है। तो अभी मैं किसी तरह की बैंकिंग में कोई बाइंग नहीं देख रहा हूं जब तक 50,200 के नीचे है। और आइडियली अगर मुझे लॉन्ग प्ले करना भी है तो जब तक आज का हाई नहीं क्रॉस होता है मैं किसी तरह का लॉन्ग प्ले नहीं देखूंगा। और लॉन्ग प्ले बनता भी है 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज या डेली चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज, इसी रेंज तक मेरे अपसाइड टारगेट्स होंगे। तो अभी बैंकिंग के लिए इमीडिएट कोई बाइंग नहीं बन रही है। शाम तक अगर हम 50,200 250 निकालते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करेंगे जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी। बट आइडियली जब तक 50,650 नहीं निकल रहा है, ये मोस्ट लाइकली 49,156 पे स्विंग लो है वीकली का, वहां तक जा रहा है। 50,400 जब से टूटा है 49,146 का टारगेट खुल गया है। ठीक। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, कह रहे हैं इसको सुनो उसको सुनो, बोलना आसान है। JSW इंफ्रा में 2 साल हो गए, आप लोग बेचते रहे, 1 रुपए का लाभ नहीं हुआ है। सर देखिए, अगर बाज़ार के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो आपके लिए बैंक की FD सबसे दुरुस्त जगह है। बाज़ार 2 साल से उतना उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे शेयर रहे हैं बीते 1 साल के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है और इन्हीं एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किए हैं। लेकिन रशीद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास आता हूं। लेकिन सर एक सवाल मेरा अशोक लेलैंड पे है, हमारे एक दर्शक की भी टिप्पणी है। तो अशोक लेलैंड के साथ साथ ऑटो को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है, मैं जानना चाहूँगा। आज नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स परेशान करने वाले अभी तक तो नहीं है, लेकिन सवाल चूंकि अशोक लेलैंड पे है तो मैं चाहूँगा कि क्या अभी ऑटो को अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए या बाय लिस्ट में, क्या टिप्पणी आपकी? सर क्लियर केस अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए। और उसके पीछे का कारण कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा ऐसे बाय प्रोडक्ट्स काम में आते हैं जिनकी शॉर्ट सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। LPG आप देख लीजिए, नहीं आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ चिपसेट शॉर्टेज अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। हम 20 दिन महीने भर पहले से ये सारी बातें कर रहे हैं। चिपसेट शॉर्टेज बहुत बड़ा एक क्राइसिस का कारण बनेगा। अब पूरे ऑटो स्पेस से पूरी तरीके से दूर हो जाना चाहिए। आपने जो ये नंबर्स देखे थे, लास्ट क्वार्टर के देखे थे, आने वाले क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा पेन पॉइंट आपको देखने को मिलने वाला है। मगर अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पास पोजीशन है, अभी बने रहें। एवरेज कहाँ करना होगा वो हम आपको बता देंगे। और जिनकी टिप्पणी थी ना सर कि JSW इंफ्रा 2 साल से लेके बैठा हूं, तो उनको मैं एक छोटी सी विनती करूंगा। 2 साल पहले निफ्टी कहाँ थी, आज निफ्टी कहाँ है, अगर वो कंपैरिजन भी कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। और होता यही है सर कि आप ये बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट में बैंक FD से कम रिटर्न मिल रहा है, तो मैं वापस से एक चीज रिआइटरेट करूंगा। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने 4 लाख रुपए में चांदी खरीदी थी, वो कब निकलेगा? ये बात चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंशुल सर के जाने का वक्त हो गया है, तो अंशुल सर से जाते जाते एक मेटल पे व्यू ले लेते हैं सर। और हिंदुस्तान कॉपर, कल भी आपसे बात हुई थी, मैं जानना चाहूँगा आपका व्यू क्या है। और उसके अलावा अब तक जिन शेयरों में हम लोगों की बातचीत हुई है उनमें अवॉइड लिस्ट में क्या रखेंगे आप, जहां पे आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में है तो निकल जाए? IOC, RIL, मैनकाइंड, JSW इंफ्रा, अदानी पोर्ट, SBI, कैनरा बैंक, अशोक लेलैंड पे अब तक बात हुई है आपके सामने। इनमें से कोई ऐसा है जिनको आपको लगता है कि अगर है तो दूर हट जाए या फिर नहीं रखना चाहिए? और हिंदुस्तान कॉपर?
अच्छा देखिए, पोर्टफोलियो लेवल पे तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया और मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, तो कहीं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर मैं सलाह दे दूंगा। हिंद कॉपर में 10-20 डे मूविंग एवरेज पिछले 8 में से 5 दिन 3 दिन आके टेस्ट हुआ और वहां से डाउनसाइड नहीं खुली, और आज के गैप डाउन में भी कल का लो प्रोटेक्ट हो रहा है। तो फिलहाल जब तक 470 469 प्रोटेक्टेड है, डाउनसाइड नहीं खुलेगी, लेकिन इवेंचुअली इसमें डाउनसाइड खुलेगी और लगभग 400 रुपए का कम से कम यहाँ नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट है वो टेस्ट होते हुए दिखेगा। तो इमीडिएट तो नहीं, लेकिन स्टॉक में एकदम गिरावट हो जाएगी। दूसरी चीज, 4 लाख में जिसने चाहिए है उसको कब मिलेगा, तो भी बताया था, गोल्ड और सिल्वर पहली बार 30 साल लगा था प्रीवियस ऑल टाइम हाई टेस्ट होने में, उसके बाद 14 साल लगा था। तो अगर उसी ट्रेंड को पकड़े तो कम से कम 7 साल तो लगना चाहिए अगर सब कुछ सही रहा तो, और नहीं रहा तो 7 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। ठीक, डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? अच्छा, जितने भी स्टॉक पे हमने बात की है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास हो सकता है, लक्ष्मी जी के पास हो सकता है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंबाला मैम, इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और इस सेगमेंट में अगला जो सवाल है वो है इंडिगो। क्या इसको भी अब अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए? कल खबर आई, एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला, पर इस सेक्टर को लेकर के आज तक दुनिया भर में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है ये कभी रहा नहीं, और ख़ास तौर से इस तरह की सिचुएशन में इसको रख सकते हैं? दूरी बनाने की सलाह है पूरी तरीके से, जिनके पास है लॉस बुक करके किनारे हो जाएं, क्या सलाह रहेगी? अब ETF भी महंगा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होने वाली है इस सेक्टर के लिए। बात तो सही है, और इट्स लाइक दिस बिजनेस इज लाइक यू आर, आप हाथी पाल रहे हो, राइट? तो वैसा बिजनेस है ये। तो अब जिसको है इस बिजनेस में शौक तो वो करता ही है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बिजनेस उतना खास प्रॉफिटेबल कभी नंबर्स के मामले में तो नहीं दिख पाया। गनीमत से इंडिगो एक कंपनी थी जिसने जैसे तैसे करके प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट इस मार्केट को कराया था, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। वो भी अभी जैसे अभी जो है बैकलैशेस मार्केट में देख ही रही है। सो अभी मुद्दे की बात यह है कि करना क्या है। 4100 के 4000 के पास में अभी आ गया, 4010 पे चल रहा है। देखिए सिंपल सी बात इतनी है अगर आपका नजरिया 3 साल से कम का है तो पीछे हट जाओ, लेकिन आप ये सोचिए उस एंगल से कि अगर आप पीछे हट भी गए तो एविएशन इंडस्ट्री में आपके पास और दूसरा ऑप्शन है क्या? नंबर 1, दूसरा ऑप्शन कोई खास नहीं है। नंबर 2 बात यह है कि क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं रहने वाली है? ऑफ कोर्स रहेगी। क्या ये जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म मार्केट के डायनामिक्स को बदलने वाली नहीं है? यस, इट गोना चेंज। तो यहाँ पर सर्वाइवल करने के लिए भी यही बची है और बिजनेस को कैटर करने के लिए भी यही बची हुई है। तो आइडिया ये है कि 3 साल से कम का नजरिया है, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड थिंक ऑफ। दूसरी बात, अगर आपको एवरेज करने का भाव ढूंढना है, जो कि ढूंढना चाहिए क्योंकि गिरावट अभी आएगी और फिलहाल जो ETFs वगैरह ये महंगे हुए हैं, इसका इम्पैक्ट इनके मार्जिन को और दबा देगा। अभी पिछले वो तो देखा ही था कि फ्लाइट्स डिले हो रही थी, सो मेनी थिंग्स वर जो हमने पिछले क्वार्टर्स में देखी है, ये वाली चीज उससे भी ज्यादा मुश्किल वाली है। तो ये इसके सीधा मार्जिन को इफेक्ट करती है। और इस इंडस्ट्री में सब जो टॉप 3 कॉस्ट होती है उसमें से जो फ्यूल कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थिंग है। तो इसके लिए ऑफकोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग। अब इसके चलते स्टॉक में प्रेशर और बढ़ेगा क्योंकि जो रिजल्ट्स फ्यूचर में आने वाले हैं नेगेटिव, मार्केट उसको पहले से ही सेंस करेगी, डिस्काउंट करेगी और वो प्राइस में दिखेगा। सो दैट 3300 के आसपास का भाव इंडिगो में एक बार आएगा, वहां पर हम चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। उससे पहले मेरा फ्रेश बाय का और एवरेज का अब कोई व्यू नहीं है, क्योंकि लिटरली आई एम सेइंग कि मुझे इस वॉर में कोई जल्दी से कोई शांत होती हुई चीजें दिख नहीं रही हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग कंट्री टू कंट्री, यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है और एनर्जी फ्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इकोनॉमी के लिए और इस स्टॉक के लिए भी। अभी अवॉइड करना है कि रखना है मैम, ये बता दीजिए अभी, मतलब अगर 3 साल से मैंने ऊपर। इतना एक्सप्लेन इसीलिए किया विपुल जी, ताकि सामने वाले को चीजें समझ में आए। 3 साल से कम का नजरिया है तो नहीं रखना है, 3 साल तक रख सकते हो तो रखो, और बीच में एक बार मौका आएगा 3300 पर ऐड करने का, वहां पर ऐड कर लीजिएगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सेगमेंट को हम समाप्त करेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का टाइम हो रहा है। अब अगला स्टॉक सर, बैंकों को लेकर के मैं आपसे भी एक राय लेना चाहूँगा। बैंकों पे अभी आपका क्या व्यू है, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कैनरा बैंक को लेकर के क्या व्यू है आपका अभी करंट भाव पे, और अभी
कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें क्या अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए और जिनके पास है वो इन बैंकों से बाहर हो जाएं क्या? एग्जैक्ट क्या व्यू है आपका? सर बैंक्स विल ब्लीड, पूरे टाइम से हम ये बात कह रहे हैं और अभी भी इसी बात के साथ स्टिक अराउंड करेंगे। कैनरा बैंक जरूर ब्लीड करेगा, ऐसी बात नहीं है। कैनरा बैंक भी आपको आने वाले दिनों में 104 रुपए के तौर पे आता हुआ दिखेगा। और सर एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ, मतलब सॉरी टाइम थोड़ा कम है, मगर नॉट टू फॉरगेट, पीएसयू बैंक्स को पकड़ने के लिए पिछले साल जो हमने टीम चलाई थी 88 रुपए 90 रुपए में, हमने आपको कैनरा बैंक दिलाया था और 156 रुपए पे हमने आपको सेल कॉल भी दे दी थी कि अब अच्छा नहीं लगता है। दोनों बार मैं ट्रोल हुआ था, बट रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी भी बोलूंगा 104 के पहले सपोर्ट नहीं है। जिनके पास है, ट्रेडिंग बैठे है, निकलना चाहते हैं, एनी डेट कैट बाउंस दैट यू सी 128 से 134 का लेवल मिले निकल जाइए। एचडीएफसी बैंक तो बहुत फ्रेश केस है, 900 रुपए के लेवल पे हमें गलगोटिया एनालिस्ट बोल दिया गया था, बट हम क्लियर जी, केस कह रहे हैं निकल जाओ, प्रॉब्लम है। अभी भी एक ही चीज ठीक। बोलूंगा, अगर ट्रेडिंग बैठे 780 तक निकल जाना, खरीदने की हम्म, सोचेंगे 640 के बाद। हम्म। सर, आप दोनों से 20 सेकंड के अंदर आप दोनों लोग उत्तर दे दीजिए। आईओसी, आरआईएल, मैनकाइंड, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी पोर्ट, एसबीआई, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो में से अगर आपको दो दो शेयर चुनने हो तो एग्जिट स्टॉक्स कौन से होंगे जिनको कि अभी ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को सब लोग सवाल एंट्री के बारे में पूछ रहे हैं ऐसे टाइम पे, लेकिन एग्जिट कहाँ से अब कर देना चाहिए जहाँ पे पेन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या बाद में ले लेंगे। तो अभी आपके पास तो बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी रचित सर, लेकिन आप 2-3 शेयर जो आपको अच्छे, जो बुरे लग रहे हो जी। सर एग्जिट ऑल, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ के एक भी शेयर नहीं रखना है। एग्जिट ऑल, जहां बाउंस बैक दिखे प्लीज एग्जिट, बहुत बड़ा पेन दिखेगा। रिलायंस ठीक, इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 1240 से 1210 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लेगा, बाकी सब बहुत रहेंगे। चलिए अंबाला मैम, आईओसी, आरआईएल, मैनकाइंड, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी पोर्ट, एसबीआई, कैनरा, हिंदुस्तान कॉपर, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो, 2 या 3 स्टॉक कोई भी जहां पे जो आपको लगता है कि एग्जिट होना चाहिए अभी की सिचुएशन को देखते हुए। एसबीआई एग्जिट है अभी भी। 1200 ऊपर की पुरानी बात है, 1200 वगैरह जो भी बोला था बेच दो, वो सब हो गया, बट जी, अभी भी 980 पर है। टारगेट हिट होने के बाद भी स्टिल एग्जिट, क्योंकि अभी भी यहाँ पर प्रेशर है। दूसरा स्टॉक आपकी लिस्ट में है नहीं, बट अशोक ले समथिंग जो कि आप अभी भी एग्जिट कर लो, क्योंकि ये 130 कौन पर सा नहीं मैम, कौन सा? बल्कि अशोक 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 लेलैंड, अशोक अशोक लेलैंड। अशोक लेन, यस। अभी 140-45 पर है, अभी भी बेच दो, अभी भी इसमें गिरावट है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर पोजीशन लिटरली आपको बिल्कुल या तो रखनी नहीं है, क्योंकि या फिर बिल्कुल हल्का रखना है। और उसका सीधी सी बात विपुल जी इतनी ही है कि आप ये जी, समझ के बैठे हैं कि 6 महीने में पैसा बन जाएगा। 6 महीने में नहीं बन रहा है इस बार पैसा, तो ठीक। वो चीज क्लियर रखिए। बिल्कुल, ये थोड़ी सी मैम समय की कमी है। तो अशोक लेलैंड, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये सब अभी अवॉइड लिस्ट में है। एक कोई शेयर और ऐड करना है मुझे थंब में लगाने के लिए, तो क्या उसमें मेटल का हिंदुस्तान कॉपर जोड़ा जाए या फिर बिल्कुल अदानी पोर्ट जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए, नहीं, आप लोग बताइए। हिंदुस्तान कॉपर जोड़ लीजिए, लिटरली बहुत गिरेगा अभी। मतलब अभी इसमें चलिए बड़ी ठीक, गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, अराउंड 10 से 15% तो और गिरने वाला है। चलिए ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।